क्योंकि हमको भी पता है कि यहाँ पे एनटीएससी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, चल ठीक है, बताओ रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई आंसर करो। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज है जो तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, और अगर अभी तुम इस चीज को समझ गए जाओगे तो अगर मान लो सीनियर क्लास में तुम लोग को लेना है, लेने का मन रहेगा कि बायोलॉजी ले ले, तो फिर बहुत हेल्प करेगा 12th में, क्योंकि ये 12th का सबसे पहला टॉपिक यही है। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन यूनिट ही पूरा है, तो वहां काम देगा। देखो रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। ये एक बायोलॉजिकल मतलब एक तरह का प्रोसेसिंग है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस कर सकता है वो अपने ही जैसे सेम काइंड यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सेम काइंड ऑफ यंग वंस को वो प्रोड्यूस कर सकता है। ये है रिप्रोडक्शन, एक ऐसा प्रोसेस है। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन है क्या? ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट अगर हम ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बात करें तो रिप्रोडक्शन इज अ एबिलिटी। एबिलिटी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हैं कैपेसिटी। हम लोग लिख रहे हैं एबिलिटी, मतलब कैपेसिटी या एबिलिटी जो है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है समझो। देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने का मतलब कर सकता है। सपोज दैट मान लिया जाए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन करेगा? क्या वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा? हाँ रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कहलाता। और कभी कभी हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, या फिर बोल सकते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो उसमें एक रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए तभी वो लिविंग कहलाएगा। बट अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसको क्लियरली समझ लो कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बॉडी का एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, जो कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा करेगा तो फिर उसका जो देखो इसका मेन रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है कि स्पीसीज के कंटिन्यूटी को बना के रखना, जनरेशन टू जनरेशन डेवलप करना। सपोज मान लो कोई स्पीसीज है, अगर वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो अपना जनरेशन वो नहीं आगे बढ़ा पाएगा, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म मरने वाला है, यूनिक को छोड़ के। कुछ यूनिसेलुलर हो जो मरते नहीं है जल्दी, लेकिन मल्टी सेलुलर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो मर जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया सपोज दैट हम ऐसे नॉर्मली एग्जांपल क्या देते हैं कि सोसाइटी वगैरह में क्या बोलते हैं, अरे ठीक है उस कपल को कोई भी बेबी नहीं हुआ है, तो उनका जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा? वो मर जाएंगे। ठीक है, वो मरने के बाद फिर उनका जनरेशन कैसे बढ़ेगा? तो रिप्रोडक्शन जो होता है जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है, या नेसेसरी एकदम नहीं है, लेकिन स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। तो मतलब ये एक तरह का एबिलिटी है, बॉडी का एबिलिटी है, जिससे ऑर्गेनिज्म कोई एक नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है या यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। ये है इसका मतलब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कैपेसिटी है या एबिलिटी है, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा अलग देखते हैं इसमें। जैसे मान लो सबसे पहले लाइफ स्पैन समझ लो, तब रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एबिलिटी है या कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का ये कैपेसिटी कहलाता है। देखो लाइफ स्पैन क्या होता है, बर्थ टू मतलब नेचुरल डेथ। नेचुरल हम क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टाइम पे बर्थ होने के बाद उसका नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है, मतलब जन्म से नेचुरल मरण तक, उसका नेचुरल मरण, ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग का एक लाइफ स्पैन क्या लिखा गया है, अप्रॉक्स 70 बट जरूरी नहीं कि 70। बार बार यहाँ पे नेचुरल डेथ को क्यों बोला गया है? क्योंकि बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को लाइफ स्पैन बोलते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल डेथ होगा तभी उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो अगर वो अननेसेसरी या एक्सीडेंटली अगर वो मरता है वो उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो किसी कारण से मरा है, नेचुरली नहीं मरा है।
जैसे हम लोग ऐसे भी सोसाइटी में मतलब जो भी बड़े हुए लोग हैं बात करते हैं, बोलता है अरे चलो मर गया बेचारा को बहुत कष्ट था, मतलब कुछ बीमारी था, कुछ हो गया था जो कि वो उसको दिक्कत हो रहा था अपने सर्वाइविंग में, तो क्या वो उसका डेथ हुआ नेचुरल? नहीं, वो किसी बीमारी के कारण मर गया। मान ले कोई पर्सन है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट से मर गया, तो क्या वो नेचुरल डेथ हुआ? नहीं। ठीक है, किसी को मार दिया गया, क्या वो नेचुरल डेथ है? नहीं। वो किसी कारण से अगर मर रहा है तो वो उसका नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगा और वो उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है, जैसे ये भी जैसे हम लोग नॉर्मली फैमिली वगैरह में सुनते होंगे कि चलो हाँ वो मरे तो किसी को कष्ट नहीं दिए, या फिर एक होता है ना कि हाँ चलो उसको कोई तरह का बीमारी नहीं था, अच्छा हुआ एक टाइम पे मर जाना, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। जो बूढ़े हो जाते हैं उसके लिए इस तरह से बात करते हैं कि चलो हाँ नेचुरली वो मरे हैं, कहने के ना एक्सीडेंटली कुछ हुआ है ना डिजीज से कोई कारण है, किसी कारण से वो नहीं मरे तो वो नेचुरली डेथ है। मतलब कि सिंपल है, नेचुरल डेथ को, नेचुरल वर्ड को छोड़ नहीं सकते लाइफ स्पैन में, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ के पीरियड को लाइफ स्पैन बोला गया है। अब हम लोग क्योंकि यहाँ एनिमल के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, तो इस चीज को लाइफ स्पैन को दो बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे। एक हमारा बेसिस होता है ग्रोथ और एक बेसिस होता है रिप्रोडक्शन। एक बेसिस होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट पे लाइफ स्पैन जब हम लिखे हैं तो इसका क्या स्टेज है, तो सबसे फर्स्ट जो है ये 4 स्टेज, एक्चुअली 3 स्टेज में होता है। एक होता है जुवेलाइन, दूसरा होता है मैच्योरिटी फेज, और तीसरा क्या होता है सेनेसेंस, सेनेसेंस फेज। और यही बाद में सेनेसेंस लीड्स टू डेथ, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा क्या है। जुवेलाइन बच्चा, ऐसे कॉमन में समझे, जुवेलाइन बच्चा, मैच्योरिटी हो जाता है मतलब यंग, नॉर्मली एडोलसेंस वाला जो पीरियड है वो जो मैच्योरिटी आ जाता है, सेनेसेंस बुढ़ापा, एंड डेथ मतलब वो मर गया, ये चीज है। अब हम इसको दो बेसिस पे ले रहे हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर तुमको जुवेलाइन को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो ये सब क्वेश्चन एनटीएससी के लिए बहुत बनता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना। इस केस में इंक्रीज इन मास एंड नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मास बढ़ रहा है या सेल का नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ग्रोथ बोल रहे हैं। ह्यूमन बींग के केस में एकदम क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। देखो क्या, ह्यूमन बींग ले लो या फिर एनिमल्स ले लो, ठीक है, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसका वेट कितना होगा, अप्रोक्स 2.5 से 3 kg। धीरे धीरे बड़ा होता है तो देखना साइज में भी बड़ा हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, वो उसका क्या है, ग्रोथ है, सिंपल में समझो। लेकिन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? अभी हम तुमको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का कैपेसिटी है, एबिलिटी है। रिप्रोडक्शन होने के लिए, आई मीन सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? गैमेट चाहिए। अगर मान लो किसी पर्सन में गैमेट, मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या वो रिप्रोडक्शन के एबल है, या क्या वो रिप्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो कर पाएगा, कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो मतलब कहने का जुवेलाइन फेज में टू ऑब्टेन टू गेन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब इसके कैपेसिटी को ये गेन करता है, उसी फेज को बोलते हैं जुवेलाइन। ठीक है, अब देखो दूसरा, मतलब कि देखो अब एक और चीज तुमको समझाते हैं कैसे। हम अभी तुमको एक बात बताया कि रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर जुवेलाइन को अगर डिफाइन करते तो हम क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट चाहिए। मान लो किसी पर्सन में गैमेट बन रहा है तो मतलब वो मैच्योरिटी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ अलग चीज है, ग्रोथ को अलग लेवल अलग तरीके से समझेंगे, इसको अलग तरीके से समझेंगे। और अगर मान लो किसी पर्सन में नहीं हो पाता है तो क्या वो रिप्रोडक्शन के एबल है, सॉरी क्या वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को गेन कर चुका है? मान लो गैमेट ही नहीं बन रहा है उसके बॉडी में, तो वो नहीं होता है रिप्रोडक्शन के एबल। नॉर्मली ऐसे भी देखा जाता है 15 इयर्स के, चाहे गर्ल्स हो गया बॉयज हो, अप्रॉक्स 15 इयर्स के पहले बॉडी में गैमेट नहीं बनता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इस केस में भी 12 से 15 तक में ग्रोथ फेज कहलाता है। ऐसे भी ग्रोथ फेज 15 साल तक होता ही है ग्रोथ,
ठीक है। और दूसरा इसमें भी यही चीज है कि 13, 14, 15 जिस मेल फीमेल में अलग अलग होता है कि इस एज में, इस एज तक इसके कैपेसिटी को गेन किया जाता है, जैसे गैमेट का फॉर्मेशन वगैरह होना, हार्मोन वगैरह जो रिलीज होना, मतलब डायरेक्टली जो रिप्रोडक्शन पे जो भी डिपेंडेंट है वो सारा कुछ इस स्टेज में उस चीज को गेन किया जाता है। पहला बात। दूसरा जो है मैच्योरिटी, ठीक है, बस एक वर्ड लिखेंगे तुम लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, वो है एडोलसेंस। कौन समझता है एडोलसेंस को, कौन नहीं समझता पहले ये बताओ, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छे से पढ़े होगे। व्हाट इज द एडोलसेंस, ठीक है। तो एडोलसेंस क्या है, इस स्टेज में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, हाँ, कि इस स्टेज में, एडोलसेंस स्टेज में बॉडी में बहुत सारा चेंजिंग होता है, बहुत सारा ग्रोथ होता है, जैसे मस्कुलर ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है मेल फीमेल में, शेप एंड साइज में भी चेंजिंग होता है, तो उसको एडोलसेंस कहते हैं। बट अगर ग्रोथ के हिसाब से तुमको समझना है तो इसका मतलब एडोलसेंस से भी अच्छे से समझ सकते हो कि बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब कैसे समझ सकते हो कि मेटाबॉलिक रेट हाई है, ठीक है, तो हार्ट बीट देख लो। हार्ट बीट नॉर्मली पर्सन में कितना होना चाहिए, 72 पर मिनट होना चाहिए, बट जो ग्रोइंग एज पर्सन है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, उसमें हमेशा ज्यादा हाई होगा। ये चीज है पहला। दूसरा चीज है कि जब ग्रोथ होता है तो बॉडी का टेम्परेचर वगैरह होता है, ग्लैंड एक्टिव वगैरह हो जाता है, तो कह सकते हैं इंटेलिजेंस कैपेसिटी बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस मतलब मेंटल एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब जो है वो मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ। अगर ग्रोथ को डिफाइन करना ऑन द बेस ऑफ मैच्योरिटी तो हम एडोलसेंस भी लिख सकते हैं। और ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो बॉडी में चेंजिंग वगैरह भी होता है, बट इंटेलिजेंस कैपेसिटी, बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिक रेट वो सब हाई हो जाएगा, और उसी को डिफाइन करता है किसको, मैच्योरिटी ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। बट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, तो मैच्योरिटी कहने का मतलब कि इस स्टेज में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को गेन कर लिया जाता है। प्रोसेस मतलब कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत है, सब में अलग अलग होता है। अगर ह्यूमन या एनिमल की बात करें, मतलब कम से कम एक चीज होगा कि गैमेट का जो कैपेसिटी है, गैमेट फॉर्मेशन का जो कैपेसिटी या गैमेट का जो बनने का जो प्रोसेस है, वो मैच्योरिटी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी हम समझेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चीज है, इसलिए हम बता रहे हैं प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब अगर किसी बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है तो उस स्टेज को, उसको मैच्योरेशन स्टेज बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग है, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखेगा, या गैमेट का फॉर्मेशन दिखेगा, या फिर जो भी रिप्रोडक्टिवली मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। कहने का मतलब कि ये प्यूबर्टी है, ठीक है। तीसरा जो है पॉइंट हमारा सेनेसेंस। सेनेसेंस में डायरेक्टली एक चीज ध्यान रखना कि बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो हो जाता है। कहने का मतलब मेटाबॉलिक रेट लो कैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, समझो। मान लो कोई, मतलब कि जो ओल्ड एज है, ठीक है, ओल्ड एज में देखना, एक चीज देखना कि वो लोग का बॉडी का बहुत सारा जो ऑर्गन है, उसके जो मैकेनिज्म है या मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन कर जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, टेम्परेचर को ले लो, ठीक है। ठंड के दिन में जो बुजुर्ग होते हैं, देखो जो ओल्ड एज हो जाते हैं 40, 45, 50 के अप्रॉक्स वो पहुंच गए, मतलब 45 के बाद सेनेसेंस स्टेज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ के हिसाब से बता रहे, इसलिए बता रहे, जब वो हो जाता है तो उस स्थिति में देखना कि ठंड के टाइम पे ठंड ज्यादा लगता है उन लोग को, ठीक है। इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। कोई भी कंडीशंस, अगर बॉडी में इम्यूनिटी है तो ठीक है, नहीं तो उस एज में क्या होता है कि जल्दी बीमार पड़ना, इस तरह का मैकेनिज्म हम लोग को दिखने को मिलता है। तो वो सेनेसेंस फेज हुआ, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ के हिसाब से कि वो सेनेसेंस में चले गए, मतलब बुढ़ापा आना स्टार्ट हो गया। और इसका बस एग्जाम्पल ले सकते हो कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो कर जाता है। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन में। चलो एक चीज हमको तुम लोग खुद ये सोच के बताओ कि क्या रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल के केस में क्या कोई एज बनाया गया है? ऐसा है कहीं कि 40 साल के बाद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है कहीं। अगर किसी पर्सन का फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग है तो आदमी 55 से 60 साल तक के बीच में भी वो बिकम फादर वगैरह जो है, मतलब वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे?
फीमेल के केस में तो क्लियर कट है कि एक स्टेज आता है, क्योंकि प्यूबर्टी में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उसी स्टार्ट होने से साइन पता चलता है कि हाँ प्यूबर्टी स्टेज हो गया है, आई मीन प्यूबर्टी स्टेज आ गया फीमेल में, वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं, उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी में। लेकिन जैसे सेनेसेंस की बात करते हैं उस केस में, ठीक है, ऑर्गन वगैरह जो इस ऑर्गन, तो फीमेल के केस में तो सबसे बड़ा बात है कि वो गैमेट ही बनना बंद, मतलब वो जो साइकिल है वो स्टॉप, मतलब एक एज के बाद स्टॉप हो जाता है वो साइकिल फीमेल बॉडी में, उसके बाद कभी भी वो फीमेल, ठीक है, वो मदर नहीं बन सकती है, या फिर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, या फिर बोल सकते हो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि गैमेट ही नहीं है। अब बॉडी में गैमेट ही नहीं है तो वहां फ्यूजन किससे करेगा अगर स्पर्म चला भी गया तो ये तो चलो ठीक है फीमेल। लेकिन मेल के केस में कैसा डिफाइन करेंगे, तो मेल के केस में करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन कहते हैं जो मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन करना स्टार्ट, जैसे मेल में देखा जाता है कि इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है ये सब खत्म हो जाएगा, जब स्पर्म रिलीज होगा तो वो बहुत ही फ्लूइडी, स्पर्म तो फ्लूइड होता है लेकिन और ज्यादा वो मतलब बोल सकते हो डाइल्यूट वे में रिलीज होना स्टार्ट होता है, मतलब स्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पर्म हेल्दी नहीं होगा तो वो स्पर्म किसी काम का नहीं है, वो पर्सन, वो मेल रिप्रोडक्शन के एबल नहीं होता है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि सेनेसेंस फेज आ चुका है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वही डेथ तो डेथ है, सिंपल है, ठीक है, तो ग्रोथ के हिसाब से लो या रिप्रोडक्शन के हिसाब, मेनली ग्रोथ के हिसाब से भी इसको हम लोग डेथ लेते हैं, रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ डेथ वगैरह का कुछ केस है नहीं, तो सेनेसेंस तक है। तो यहाँ तक समझ में किसको किसको समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा जो है ये जो प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस और ये मैच्योरिटी है, ये तीनों को याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन अगर मैच्योरिटी हुआ तो उसमें ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होगा या फिर वैसा कौन सा स्टेज कहलाएगा जो रिप्रोडक्टिवली एंड ग्रोथ के हिसाब से, तो ग्रोथ के हिसाब से होगा तो एडोलसेंस एंड रिप्रोडक्शन के हिसाब से होगा प्यूबर्टी। हालांकि बहुत जगह ये भी लिखा है कि एडोलसेंस हुआ तो प्यूबर्टी आ जाएगा, क्योंकि एडोलसेंस और प्यूबर्टी का ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, कुछ चेंजिंग यही है इसमें गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इसमें ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें क्या है मेंटल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है, हार्मोन्स वगैरह बहुत ज्यादा वर्क करना स्टार्ट कर लेता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग एडोलसेंस को या फिर ग्रोथ को मैच्योरिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बताओ समझ में आया? एक और बार बता दीजिए सर, प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बीच का क्या अंतर है? देखो प्यूबर्टी में गैमेट बनेगा, सिंपल है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि प्यूबर्टी अगर आ गया तो बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और फीमेल में इसका साइन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं, सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं, कॉमनली इज अ पीरियड, ठीक है। अगर किसी फीमेल में पीरियड स्टार्ट हो जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, देन उस स्टेज को हम लोग क्या बोल दिया, प्यूबर्टी। बट एडोलसेंस में अगर डिफाइन करना तो एडोलसेंस में पहली बार क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट वगैरह हाई हो जाएगा, दूसरा मस्कुलर एक्टिविटी और ज्यादा हाई होगा, मेंटल एक्टिविटी बढ़ रहा है। देखो मेंटल एक्टिविटी मतलब इमोशनली भी तुम किसी से, आई मीन तुम नहीं, सबका बात बोल रहे हैं, ये कॉमन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी से कोई इसको हाइड भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बहुत कोई अपने इमोशंस को और अपने मेंटल एक्टिविटी को सही तरीके से काम करता है, लेकिन मैक्सिमम जो तुमको दिख जाएगा। अब देखो एडोलसेंस में तुम बोलोगे सर कैसे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, ठीक है, तो इसका देखो एक तो बॉडी का टेम्परेचर वगैरह हमेशा हाई रहेगा, ठीक है, हमेशा तुम एक्साइटमेंट में रहोगे, कुछ भी करना है, चलो दोस्ती करना है, ये दोस्ती यारी करना है, मस्ती करना है, मजाक करना है, घूमना फिरना, सब एक्साइट, पढ़ने का भी एक अलग सा उसमें एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं हमको पढ़ना है, सब कुछ करना है, ये है मेंटल। इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड से हो, चाहे वो अपोजिट सेक्स से हो, सिंपल है, लड़कियों लोग से हो, ये चीज का जो है वो एडोलसेंस स्टेज में ही ज्यादातर दिखता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलसेंस स्टेज का है, ठीक है। और कॉमन जो है वो तुम देख सकते हो, जो पीरियड 9th में, आई मीन क्लास के वाइज से अगर हम 9th और 12th के बीच में ये चीज, ये मतलब इस ईयर के या फिर इस पीरियड के जो भी
पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या नॉर्मल अगर स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो सबके साथ ऐसा एक्टिविटी या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, तो ये एडोलसेंस हो गया। बट अगर प्यूबर्टी में बोले तो हम क्या बताया कि प्यूबर्टी स्टेज आने का मतलब है कि मेन सबसे जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो बनना स्टार्ट होगा। मेल में इसका कोई साइन वगैरह है नहीं, बट फीमेल में जो है इसका साइन है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर है? और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी दिमाग में अगर क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हो, ठीक है? सर वैसे नेचुरल डेथ कैसे होता है? देखो, जैसे कोई मान लो ओल्ड एज हो गया, बिना कोई बीमारी से, बिना कुछ ऐसे वो नॉर्मली मर गए, तो नेचुरल डेथ कहला गया, ठीक है? सर सर हार्ट देखो, अटैक को भी नहीं बोलेंगे नेचुरल डेथ। नहीं नहीं, हार्ट अटैक नेचुरल डेथ हुआ जी, वो तो डिजीज के कारण सर हुआ। हाँ, तो जैसे ही मारा उसको फिर से मतलब हार्ट हार्ट से पंपिंग करके कराएगा तो फिर से नहीं जिंदा हो सकता है? हो सकता है अगर वैसा उसका बॉडी अलाउ करेगा तो, क्योंकि सेल का भी अपना अपना प्रॉपर्टी होता है ना, तो वो हो, ये तो होता ही है जी ना, ऐसा थोड़ा कि नहीं होता। अच्छा, 60 साल 70 साल में किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या फिर से वो नहीं सर्वाइव करता है? करता ही है, 5 साल 10 साल और कर ही लेता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बट हाँ, ये ऐसा सर हो सकता है। हाँ बोलो। सर ये कोई भी आदमी तो सर ऐसे ही नहीं ना मर जाता सर, जब कुछ होता है तब ना सर ऐसा मरता। कहीं कुछ नहीं है, हाँ तो अभी के सर डेट, अरे ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी के डेट में ऐसा हो रहा है कि चलो किसी को डिजीज हो रहा है, कभी अभी के डेट में हो रहा है। आज से 20 साल पहले आदमी जो मरता था ना, नॉर्मल डिजीज वगैरह कम ही होता था, इवन होता है है घर सर, में। सोते सोते मर जाता है। हाँ तो हम अपने घर की बात बता रहे थे, मेरी दादी जी सोते सोते भी मर गए थे, उनको कोई बीमारी बीमारी नहीं था, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो होता है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% होता है, बट हाँ मैक्सिमम केस में कुछ ना कुछ कारण होता है। बट नेचुरली डेथ भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ उसको बहुत बीमारी है, ये है वो है, उससे मर गया, ठीक है, वो मरा तो ठीक है। बट अब तुम खुद सोचो, मान लो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और उसको, अब सपोज है तो 65 साल का है आदमी, अब उस टाइम उसको हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मर गया। अगर हार्ट अटैक नहीं आता तो और कुछ दिन जिंदा रहता है ना, वो उसका नेचुरल डेथ कहलाता है। किसी कारण से मरना नेचुरल डेथ नहीं कहलाता, ये चीज है। इससे पर तो सर सर हाँ ये बोलो। अक्सर सर सुने कि कोई मरता है इसे कार्डियक अरेस्ट से, कार्डियक हैं? अरेस्ट से, कार्डियक अरेस्ट से ज्यादातर मर जाता है सर। हाँ, ऐसे ऐसे अपने आप सर हम नहीं सुने बिना किसी नहीं बीमारी नहीं में। होगा, घर पे कभी बात बात करना मम्मी पापा से, या फिर कभी कोई वैसे से तो बताएंगे कि हाँ उनको कुछ नहीं था, वो आराम से मर गए, ठीक है, आए घूम फिर के आए, खाना पीना खाए, सोए मर गए, इस तरह से भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। क्योंकि मतलब हम देखे हैं 2-3 केस, हम बताए ना, मेरी दादी जी ऐसे ही थी, मतलब उनको कोई बीमारी वगैरह कुछ था नहीं कि हाँ उसको बहुत कोई बीमारी नहीं था उनको, ऐसे ही मर गई, ऐसा नहीं है। तो कुछ के केस में दिखता है नेचुरल, कुछ मैक्सिमम में नहीं दिखता, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि आज के समय इतना ज्यादा डिजीज हो चुका है, इतना ज्यादा मतलब होता है बीच बीच में ट्रेजेडी कि हाँ चलो कभी एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेन में चोट लग गया, सर्वाइव नहीं कर पाया ज्यादा देर, इधर उधर बहुत तरह का चीज केस सामने मिलता है। बट ऐसा नहीं कि नेचुरली आदमी नहीं मरेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल मरता है। बट हाँ, नेचुरली मरना बहुत कम केस है, अननेचुरल तरीके से मरना वो ज्यादा केस है, ये चीज हम मानते हैं। बट ऐसा नहीं कि अननेचुरल ही मरेगा, नेचुरल नहीं मरेगा, ये चीज है। और बोलो सर एक और क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। सर फीमेल में तो गैमेट बनना कोई बंद नहीं होता है ना? होता है फीमेल में ही एक बनना स्टार्ट भी होता है, बनना बंद भी होता है। मेल में ऐसा कोई डेफिनेट एज नहीं है, बोले तो 55 साल में भी कोई मेल फादर बन सकता है। बट फीमेल जो है वो एक स्टेज है, 45 to 50 के बाद वो मदर आई मीन, या फिर बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन के एबल नहीं हो पाती है, ठीक है ना, क्योंकि गैमेट बनना बंद, वो नॉर्मली क्या सर देखा गया है। अभी तो हाँ न्यूज सुने बोलो। थे कि हम तभी सुने कि इंडिया में एक औरत थी जो 60 या 75 का एज में मदर बनी वो थी, सैरोगेट मदर जिन्हीं थी बाबू, सैरोगेट मदर थी, नेचुरल वो नहीं थी। सैरोगेट का मतलब समझते हो? नो सर। यस सर, यस हाँ सर, क्या होता, बताओ बताओ बताओ। यस सर, ये बाहर में फर्टिलाइजेशन कराया गया, अंदर में हाँ, इम्प्लांट कर दिया गया। इम्प्लांट कर रही है, गुड। अब कौन है, एक बहुत चर्चित हस्ती है फिल्म इंडस्ट्रीज में, बताओ वो करण जौहर, सैरोगेट मदर है? करण जौहर सर। करण जौहर है, और बताओ, शिल्पा शेट्टी,
शिल्पा शेट्टी की जो भी है बेटी या बेटी हमको पता नहीं, बट जो उस बच्चे को जन्म दिया है वो सैरोगेसी से ही करवाई है, वो खुद नहीं थी। ठीक है, वो अपना गैमेट फ्यूज कराई बाहर में और इम्प्लांट। देखो अब यहाँ पे तुम लोग सोचता होगा कि जब वो एबल नहीं है तो ये कैसे हो रहा है। एबल बस इसलिए नहीं कुछ गैमेट नहीं बन रहा उसके बॉडी में, ऐसा नहीं कि उसका जो डेवलपिंग पार्ट है जैसे यूटेरस वगैरह है, यूटेरस क्या है, एक तरह का ऐसा प्लेस है जहां पे बेबी डेवलप होता है, नरिशमेंट वगैरह लेता है। तो उस केस में हो सकता है कि उस लेडी का 60 ईयर के में भी वो हेल्दी होगा तो इम्प्लांट कर दिया गया। सेरोगेसी ऐसे भी ओल्ड एज के बाद मतलब मैक्सिमम जो है ओल्ड एज ही मिलेगा, मतलब 50-55 सेरोगेसी जो होता है मतलब सेरोगेसी जो हम बता रहे हैं ये इंडिया में बहुत ही हेल्पफुल है बहुत लोगों के लिए। अब कैसे हेल्पफुल है, मान लो किसी पर्सन का जो है किसी फीमेल का, मेल में तो बहुत कम रिप्रोडक्टिवली किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, लेकिन फीमेल में बहुत आता है। जैसे फीमेल में एक आ जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है या कंसीव नहीं हो पा रहा है या डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। बहुत तरह का होता है कि यूटेरस इनिशियली किसी किसी का यंग एज में यूटेरस खराब हो गया तो काट के हटाना पड़ गया, अब यूटेरस ही नहीं रहेगा तो वहां पे डेवलप कैसे करेगा। ये सब केस में सेरोगेसी होता है और करवाते भी है सबको क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, सर तो फीमेल सेरोगेट, की हाँ बोलो। सर सेरोगेट मतलब आईवीएफ। आईवीएफ देखो, हाँ ये बोल सकते हो, बट आईवीएफ बहुत तरीके का आता है। देखो आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब भी होता है कि किसी के बॉडी में नहीं एक मीडियम में ग्रोथ करा दिया गया। आईवीएफ में क्या होता है कि किसी फीमेल के बॉडी में सब कुछ सही है, गैमेट बन रहा है, बट मेल का प्रॉब्लम है, मेल का गैमेट सही नहीं पड़ा तो मेल किसी और मेल का डोनर लाके उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया फीमेल में। वो तो आईवीएफ सब तरीके से काम करता है, मतलब एक तरह का वो आर्टिफिशियल चीज है, नेचुरल तो है नहीं, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर एक नेचुरल प्रोसेस है। बट अगर उसमें मेन एक्टिविटी हो जाए, कहने का मतलब कि जो आईवीएफ वगैरह होता है वो एक तरह का आर्टिफिशियल कहा जाता है, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब वगैरह बोलते हैं, या आर्टिफिशियल हाइड्रेशन का भी वो एक एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, तो है ऐसा है, बहुत सारा केस है। ठीक है, इंडिया में बहुत ऐसे न्यू कपल्स हैं, इवन की न्यू कपल्स मतलब कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि नहीं प्रॉब्लम है किसी को भी, या मेल या फीमेल, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो आईवीएफ करवाते हैं या फिर जो बताए इंसेमिनेशन वगैरह, बहुत सारा प्रोसेस है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे जाइगोट वगैरह नहीं है कि जाइगोट को ट्रांसफर कर देता है, इम्ब्राय को ट्रांसफर कर देता है, डायरेक्टली सीमेन को ट्रांसफर कर देता है, इस तरह का भी मैकेनिज्म बहुत आता है, होता है और ये हो भी रहा है। ठीक है, ये लीगल है, कोई इलीगल बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशन पे ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। सर और फीमेल्स को पता कैसे चलेगा कि गैमेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, फीमेल के केस में हम क्या बताएं कि फीमेल के बॉडी में तभी मतलब हम तुमको क्या बताएं कि प्यूबर्टी का फीमेल का एक साइन है। ठीक है, हम अभी तुमको जस्ट बताया कि प्यूबर्टी तभी होगा जब बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट, बट मेल में ऐसा कहीं कुछ कोई साइन वाइन कुछ होता नहीं है, बट उसके एज के हिसाब से देखा जाता है। और फीमेल में एक साइन है और वो साइन है टू स्टार्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल, या उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या उसी को बोला जाता है सेक्सुअल साइकिल। नाम कहीं भी क्वेश्चन में तीनों चेंज कर सकता है, या फिर कॉमनली पीरियड बोलते हैं उसको। तो अगर वो स्टार्ट हो गया है फीमेल में, मतलब वो प्यूबर्टी स्टेज उसका आ गया है, मतलब गैमेट का बनना स्टार्ट हो गया है उसके बॉडी में, ये साइन है। ठीक है, पहला ये साइन है और यही मेन साइन है। सेकेंडरी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, बट जरूरी नहीं कि उस टाइम पे वो दिखेगा, बट ये चीज दिखेगा। अगर कोई फीमेल में ये साइकिल चल रहा है 8 साल 10 साल चला, फिर अचानक से बंद हो गया, मतलब कि गैमेट बनना उसके बॉडी में बंद किसी कारण से बंद हो जाता है। क्योंकि देखो फीमेल का जो बॉडी होता है वो बॉडी में मैक्सिमम फंक्शन जो है वो हार्मोन से कंट्रोल होता है। हार्मोन किसी तरह से वे डिस्टर्ब हो गया तो फीमेल में बहुत कुछ दिखने लगता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा सब केस में था, कभी कभी देखना किसी किसी लड़की के साथ क्या होगा, आई मीन तुम लोग स्कूल्स वगैरह में होगे तो कभी कभी कोई कोई बहुत जल्दी उदास हो जाती होंगी। ये मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज बता रहे हैं और इसको कोई गलत वे में कोई नहीं लेना कि कोई कोई जल्दी खुश हो जाती है, कोई कोई जल्दी नाराज होता है, किसी का अननेसेसरी झगड़ा हो जाता है। तो ये सब जो मूड स्विंग्स वगैरह जो होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस सोच वगैरह जो है कहीं ना कहीं हार्मोनिक इम्बैलेंसिंग से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। जरूरी नहीं कि सेक्स हार्मोन से ही होगा, बॉडी में बहुत सारा हार्मोन है फीमेल में जो मेल में नहीं होता है। ठीक है,
तो उस केस में ऐसा था, अगर मान लीजिए हम जैसे बताया कि चलो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी का 6 महीना, किसी का 4 महीना, किन्हीं का इनिशियल एक दो महीना फिर स्टॉप हो गया, किसी का 10 साल हुआ उसके बाद फिर स्टॉप हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स है बॉडी में, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एक साइन है, ये नेसेसरी है। अगर फीमेल बॉडी में ये साइकिल अगर हो रहा है तो गैमेट बन रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो गैमेट बनना स्टॉप हो चुका है। हाँ, अगर यही चीज अगर 45-50 के अप्रॉक्स में अगर ये सब होता है तो वो कॉमन है, वो होगा, वो नेचुरल चीज है, बंद होगा ही वो होगा, वो एक टाइम पे, मतलब कि गैमेट बनना बंद। ठीक है, ये साइकिल भी बंद, साइकिल बंद मतलब गैमेट बंद, साइकिल स्टार्ट मतलब गैमेट बन रहा है, ये चीज है। और ये भी बोला गया कि पूरे लाइफ टाइम में अप्रॉक्स 400 गैमेट को ही प्रोड्यूस कर पाती है फीमेल, और मेल एक इजैकुलेशन में अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन सेल्स, आई मीन मिलियन गैमेट को रिलीज कर देता है वन इजैकुलेशन में। मतलब कि अगर एक बार इजेक्ट हुआ मेल बॉडी से, एक बार स्पर्म का इजेक्शन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि 200 से 300 मिलियन एक बार में स्पर्म या फिर गैमेट सेल रिलीज हो गया। ठीक है, अब उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है, तो देखता है कि 60% का जो रेट है, विग्रस रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत अच्छा है, 40% का उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर वो फीमेल बॉडी में है भी तो 40% ऐसा ही खत्म हो गया, वो लिक्विड बन जाएगा बहुत जल्दी, और 60% फिर वो जो होता है मूव करता है, उसमें से एक फ्यूजन होता है और वो फिर फर्दर वो बनता है। ठीक है, समझिए ये चीज। और कुछ पूछना है? सर फर्स्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए ना सर, जुवेनाइल वाला। जुवेनाइल में कौन सा नहीं समझ रहा है, ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन? सर दोनों सर। दोनों। देखो बस एक एग्जांपल से समझो, मान लो कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो बढ़ता है ना जी, मास बढ़ाता है, अपना वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वो उसका ग्रोथ हो गया, और वो एक एज तक होता है, 12 से 13 साल तक हर एक को बोलता है कि नहीं जुवेनाइल फेज में है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के हिसाब से सिंपल समझो कि रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्या बताए, गैमेट, अगर गैमेट को बनाना, गैमेट अगर बन रहा है, ठीक है, तो वो प्यूबर्टी। लेकिन अगर गैमेट बना ही नहीं है, इस प्रोसेस को इस कैपेसिटी को वो गेन करता है, पूरे 10 से 12 साल तक में वो गेन करता है, चाहे करती है जो भी है, तो उस केस में, उस पीरियड को हम लोग जुवेनाइल बोलते हैं। मतलब कि इस केस में जुवेनाइल फेज में कोई भी पर्सन एबल नहीं होता है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि उसके बॉडी में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देखो, अगर तुम बात करते हो कि गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, अगर फीमेल में होगा तो oogenesis और मेल में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसका भी कुछ मैकेनिज्म है, इवन की फीमेल का कुछ अलग है और थोड़ा सा उसका अलग है, क्योंकि जब वो फीटल स्टेज में होती है, आई मीन जब तक उसका जन्मदिन नहीं होता है, उस तब तक, आई मीन अगर वो किस मतलब मान लो मदर के पेट में, वुम्ब बोला जाता है टेक्निकल टर्म, तो वुम्ब में है, तो वुम्ब में जब तक है तब तक उसके बॉडी में अगर ओवरी बन चुका है तो उसके ओवरी में फॉलिकुलर सेल जो अल्टीमेटली मैच्योर होकर ओवा बनाता है या एग बनाता है, वो डेवलप करता है, डिवाइड करता है, लेकिन जैसे वो जन्म लेगी वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। फिर वो स्टार्ट कब होगा, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, तो वो टाइम लग जाता है कि इस कैपेसिटी को गेन करने में। तो मेल के केस में भी यही है, ऐसा नहीं कि हाँ, जब प्यूबर्टी हम लोग रिप्रोडक्शन में हम इसका बताएंगे, प्यूबर्टी का पूरा कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, क्योंकि ये लिखने आता है 3 डिफरेंस, जो अनकॉमन डिफरेंस है, कॉमन भी बहुत है, अनकॉमन जो डिफरेंस है वो बताएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को देखते हैं कि आखिर गैमेट वगैरह जो है वो कब किस एज में बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, वो चीज है। तो आगे बताओ और कुछ प्रॉब्लम, मतलब और कुछ सर ये फीमेल में मेनोपॉज के टाइम ही बंद हो जाता है गैमेट बनना? बस वही बता रहे हैं, मतलब मेनोपॉज हम टर्म नहीं लिया। मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज बोला जाता है, मतलब ये जो इवेंट है ये खत्म हुआ, मतलब वो मेनोपॉज हो गया। और अगर फर्स्ट स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्च बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो सारा कुछ हम डिटेल बताएंगे, मतलब इससे रिलेटेड और कुछ है तो बोलो, वहां पे क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हो इस तरह का, क्योंकि वहां पे टॉपिक आएगा। ठीक है, ये तो हम मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या होता नहीं होता है। और कुछ इसमें, और कुछ, और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या समझ गए?
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट में लिखे क्या है सर, दिखाई नहीं पड़ रहा है सर फर्स्ट पॉइंट में। ये वाला नो सर, जुवेनाइल वाला। ये लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं, ये समझाने के लिए हम शॉर्ट में लिखे। पहला पॉइंट है इंक्रीज इन मास एंड नंबर, और इसमें टू गेन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, ऐसा ही है। तो हम उसको लिख देते हैं लाइफ स्पैन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम करना, ठीक है ना, तुम लोग बस हमको ना ये जो लाइफ स्पैन है बस अभी लिख दो, और जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे बोलना, क्योंकि ये सारा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही लेके बताया गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको बोलना, उसका क्लियरली पूरा हम लिख देंगे, लिखवा देंगे वहीं पे, तो एक अरेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी लिखोगे तो तुमको पूरा लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग फिर ए सेक्सुअल में जाने वाले हैं, इसलिए तो सेक्सुअल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर देंगे, बस कोई हमको याद दिला देना, ठीक है, पक्का से, ठीक है। सो हम लोग समझ गए कि क्या है लाइफ स्पैन में, कौन सा स्टेज क्या आ गया, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ गया, सब कुछ समझ गया, तो रिप्रोडक्शन का जो है इसका टाइप समझेंगे। अब एक चीज और है, देखो, क्योंकि टाइप में हमको कुछ कुछ और वर्ड्स आएगा जो हम समझेंगे, ठीक है, वो आराम से ध्यान से समझना। रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है। बोर्ड क्लियर है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, लाइट का कमी नहीं ना आ रहा है? नहीं सर, ठीक है। लाइट जला देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा लाइट बोर्ड पे आता है, दोनों साइड विंडो है ना, इसलिए, चलो कोई बात नहीं। देखो, रिप्रोडक्शन का तो दो टाइप है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जो हम यहाँ लिखा रहे हैं वही नोट कर लेना, और ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, एसेक्सुअल में वन पैरेंट इन्वॉल्व, वन पैरेंट इन्वॉल्व। दूसरा है, आई मीन सेक्सुअल का फर्स्ट जो है वो टू पैरेंट इन्वॉल्व। देखो, सेक्सुअल में गैमेट का जरूरत पड़ेगा, और गैमेट के लिए मेल फीमेल चाहिए, तो इसलिए टू पैरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल में वन पैरेंट, मतलब एक ही पैरेंट से वो प्रोड्यूस करने, मतलब करता है, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल। दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट है कि गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर, बट इसमें गैमेट फॉर्मेशन अकर, गैमेट फॉर्मेशन का जो इवेंट है वो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। दूसरा क्या है, तीसरा, कि अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो इवेंट है फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये होगा, डज नॉट अकर। कहने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डू नॉट अकर, कहने का मतलब यही है, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, और इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा, अकर। ये तीन डिफरेंस मेन है। चौथा जो है वो है एसेक्सुअल का जो रिप्रोडक्शन होगा, उससे जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन, ठीक है। और इसमें क्लोन नहीं होगा, इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होगा, क्योंकि वेरिएशंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इसीलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा टाइम तक और ज्यादा कंडीशन में, जो मतलब ज्यादा कंडीशन नहीं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस कंडीशन पे सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ही लार्ज डिग्री में होगा, ठीक है, क्योंकि चेंजिंग बहुत ही ज्यादा होता है, दो गैमेट, अलग अलग जीन, अलग अलग डीएनए, ठीक है। तो जब दोनों साथ में फ्यूज करेगा तो वेरिएशन भी उसी हिसाब से होगा। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का जो एक बेनिफिट है कि वो सरवाइव बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि वेरिएशन कर पाता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। क्योंकि देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको इन्वायरमेंट के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर उसका इन्वायरमेंट नहीं सही होगा, फेवर में नहीं होगा, तो उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग में
होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दो अलग अलग बॉडी का गैमेट का फ्यूजन का वो प्रोडक्ट होता है। सिंपल है, समझ रहे हो, ठीक है। इसमें क्लोन क्लोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एक सबसे पहले वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, दूसरा एक ही पेरेंट है तो जीन या डीएनए कोई अलग है नहीं, तो क्लोन इसलिए बोलता है कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। अब देखो क्लोन को समझना है, इसके लिए दो वर्ड्स है, इसको समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है एनटीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन है, दो वर्ड्स है, एक है मॉर्फोलॉजिकल, नीट में भी पूछता है क्वेश्चन, नीट में भी पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर। अब हमको बता मॉर्फोलॉजिकली का मतलब, मॉर्फोलॉजिकल मतलब यहाँ पे क्या, कोई आंसर करो। फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, चलो ठीक है, ये भी सही है। और कुछ? फिजिकल अपीयरेंस से अच्छा है एक्सटर्नल अपीयरेंस बोलो, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है वो सिमिलर है, फिजिकल भी गलत नहीं होगा, बट एक्सटर्नल एग्जैक्ट चीज है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और जेनेटिकली मतलब यहाँ पे जेनेटिक मतलब सिमिलर या जेनेटिकली सिमिलर कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, बोलो। सर जीन सेम होगा सर। जीन सेम होगा, गुड। और जीन का काम क्या है? सर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म सर। वन जनरेशन से उसको एक वर्ड याद रखो, कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होगा। तो अब सोचो कि एक पेरेंट है, उससे ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो उसी का जीन उसमें मतलब उस ऑफस्प्रिंग में आएगा या उस बच्चे में आएगा, ठीक है। तो उस ऑफस्प्रिंग में दिखेगा भी सेम और उसका बिहेव भी सेम होगा। बिहेव मतलब कैरेक्टर, सॉरी, क्योंकि जीन जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसी कैरेक्टर को हेरिडिटी ट्रेट्स वगैरह जो भी बोल रहे थे वही बोलते हैं। तो कैरेक्टर को वो क्या कर लेगा, कंट्रोल करेगा। करने का मतलब कैरेक्टर भी सेम, दिखने में भी सेम, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम। अब ये कैरेक्टर को कैसे तुम डिफाइन करोगे जो कि जीन कंट्रोल करता है, तब ना समझ में आएगा कि हाँ जीन कैरेक्टर सेम बता रहा है। बताओ कोई हमको बताओ इसका कैसे कैरेक्टर को डिफाइन। सर पेरेंटिस सेल की तरह दिखना, उसी की तरह मतलब बिहेवियर करना। बिहेव इज नॉट कैरेक्टर, बिहेव अलग है, पर Yes, sir, जीन जो ये कंट्रोल है। करता है वो कैरेक्टर नहीं है। हैबिट सर, हैबिट में हैबिट भी मार नहीं खाएगा होगा। ना, हैबिट भी नहीं होगा। जब प्रोसेस वही रहेगा उसका लाइफ आई का। कलर, आई कलर, हेयर कलर। हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हो आप, जो भी बोल रहे हो, आई कलर, हेयर कलर, ये कैरेक्टर सेम दिखेगा। अब तुम बिहेव का बात करते हो, मान लो किसी के पेरेंट है वो बहुत शांत है, जरूरी कोई बचवा भी शांत हो? ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो बिहेव, हैबिट, हैबिटेट, ये सब कुछ मायने नहीं। हाँ, कैरेक्टर में हम लोग क्या कहते हैं, अब डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही समझो, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, वैसा मतलब प्रॉपर्टी जो एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे बोला आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है। हेयर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब मान लो किसी किसी का हेयर देखना कर्ली होता है, ठीक है। तो देखना पेरेंट्स में भी किसी ना किसी का कर्ली होगा, चाहे मम्मी हो या पापा हो, ठीक है। स्किन कलर देखो, किसी का फेयर है, किसी का डार्क है, किसी का नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है किस पे, पेरेंट पे। आई कलर देख लो, आई में बोलता है किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं वो भी है, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब ये भी ऐसे ही बात होता है, तो क्या बोलता है, अरे ये तो मम्मी पे गया है या गई है जो है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलता है मम्मी पे गया, उसका जो डिजाइन है, बोलता है फेस का जो डिजाइन है वो मम्मी पे चला गया है या पापा पे चला गया, ये मम्मी पे कलर चला गया, पापा पे कलर चला गया, ठीक है। नहीं तो बोलेगा अरे हाँ ये लड़का बहुत स्मार्ट है, क्या बोलता है मम्मी पापा स्मार्ट है तो ये स्मार्ट नहीं होगा। मतलब क्या, वो जो स्मार्टनेस भी है, जो उसको जो कैरेक्टर है, मतलब डिजाइन वगैरह जो है वो डायरेक्टली जो है वो जिन से ही कंट्रोल होता है, यही होता है कैरेक्टर, ठीक है। उससे भी इजी वे में समझ लो कि जो हेयर कलर है, किसी का डार्क है, किसी का फेयर है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, हाइट देख लो। हाइट क्या है, हाइट हार्मोन भी रेगुलेट करता है और जिन भी रेगुलेट करता है,
ठीक है। इवन में तुम लोग में अगर तुम लोग के बैच में कोई लड़का है या लड़की है जो हाइट में ज्यादा है, ठीक है, तो देखना मम्मी या पापा किसी ना किसी में उसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। और एक चीज तुम लोग को बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, मतलब ये कॉमन देखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन में जो जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल का मेनली डोमिनेंट होता है, ठीक है। हाइट हो जाए या स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये नॉर्मली जो है वो मेल का ज्यादा डोमिनेंट होता है, फीमेल का कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये बात बोलना एकदम गलत है कि हाँ फीमेल का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मेल का ज्यादातर कैरेक्टर मेल का ही डोमिनेंट होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि फीमेल का नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान रखना। मैक्सिमम हम बोले, ज्यादातर ऐसा देखा गया है, बट ऐसा एकदम बोलना गलत है कि नहीं फीमेल का जो है वो कैरेक्टर वो नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, ठीक है। ये चीज है, तो समझ गए। मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर, जेनेटिक भी सिमिलर। अब समझ लो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म फेयर है, तो उससे जो प्रोड्यूस वो ए सक्सेल है, तो वो भी क्या होगा, फेयर ही होगा, उसका भी हाइट छोटा ही होगा, उसका भी आई अगर मान लो उसका ब्लैक है तो उसका भी ब्लैक ही होगा। मतलब ऐसे कॉमन है, क्योंकि नॉर्मली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली यूनिसेलुलर में होता है, और दूसरा मल्टी में होता भी है, तो मल्टी में ऑर्गन वगैरह में जो ऑर्गन सिस्टम जो मेंटेन करता है या कंटेन करता है, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग में कम होता है। तो लोअर ऑर्गन में एंड यूनिसेलुलर वगैरह में एसेक्सुअल ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें मेथड्स वगैरह होता है। देखो अब पूछोगे कि सर एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता नहीं, होता कैसे? तो एनिमल, प्लांट में दो तरीका, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। और अगर अगर मेथड की बात करते हैं तो मोस्टली जो यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है वो मेथड, एसेक्सुअल मेथड आता है कुछ, जो कि हम लोग को पढ़ना भी है, पढ़ेंगे भी, तो वो मेथड से वो रिप्रोड्यूस करता है, जैसे फ्यूजन, बर्डिंग, रिजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये क्या प्रोसेस है, मेथड है। अगर तुम सब बोले कि हाँ प्लांट, जैसे प्लांट मोस्टली क्या होता है, वो किसी स्ट्रक्चर से डेवलप करता है जो नेचुरल मेथड में आता है। आर्टिफिशियल में हम लोग स्टेम कट करो लगा दो, रोज का प्लांट किसी का स्टेम कट करो लगा दो, सॉइल में लग जाएगा, वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइप हो गया और वो आर्टिफिशियल हुआ, ये चीज है। अब हम लोग आते हैं वेरिएशन में। वेरिएशन में हम क्या होता है, सिंपल है, दो अलग अलग बॉडी का अलग अलग गैमेट है, दोनों में अलग अलग डीएनए एंड जीन्स वगैरह है, अलग अलग कैरेक्टर है, तो उसका दोनों का वहां पे एक्सप्रेस होता है, जिसके कारण वेरिएशन बहुत ज्यादा इसमें होता है। अब यहाँ पे डीएनए की बात करते हैं, बोला जाता है ना कि डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब पेरेंट्स का डीएनए के ही मतलब के हिसाब से, उसी के हिसाब से ऑफस्प्रिंग में भी क्या होता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। मेल फीमेल दोनों का होता है, लेकिन होता जरूर है। इसलिए डीएनए को बोला जाता है ब्लूप्रिंट, बॉडी का ब्लूप्रिंट, क्योंकि डीएनए से ही सब कुछ पता चलेगा। इवन की बॉडी डिजाइन भी पता चलता है। अभी हम तुमको पता है ना कि मान लो किसी का फेस है, बोलता है पापा से मिलता है, मम्मी से मिलता है, तो कौन मेंटेन कर रहा है, डीएनए मेंटेन कर रहा है, ये चीज है। और उसी कारण वेरिएशन भी ज्यादा होता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल दोनों में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ज्यादा सरवाइव कर सकता है, स्ट्रेस कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, ठीक है, या फिर उसका लाइफ स्पेन भी ज्यादा होता है सेक्सुअल से, वेरिएशन भी ज्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि सिंपल सबका एक ही आंसर है कि टू पेरेंट्स का या फिर टू डिफरेंट गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट के कारण वहां पे अलग अलग जीन जो होता है, मतलब मेल का अलग और फीमेल का अलग जीन है, वो एक्सप्रेस होता है, जिसके कारण वेरिएशन शो करता है, ठीक है। यही है तुम्हारा इसका इंट्रोडक्टरी, तुम्हारा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का। बोलो तो यहाँ इसमें कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। सर ब्लड ग्रुप कैसे सेम हो जाता है? तो नहीं, ब्लड ग्रुप में भी दो ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप में एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करता है और दोनों का म्यूचुअल से होता है, इसको कोडोमिनेंस भी बोल सकते हो, दोनों का म्यूचुअली होता है। अब जैसे मान लो किसी मेल का ए है, फीमेल का ए पॉजिटिव है, फीमेल का बी पॉजिटिव, तो ए भी तो हो ही सकता है, तो वो दोनों के म्यूचुअल से होगा। जरूरी नहीं कि ए हो या बी ही हो, ऐसा नहीं है, दोनों के म्यूचुअली मतलब रिलेशन से वो भी जीन ही कंट्रोल करता है। मल्टीपल या कोडोमिनेंस का केस है ये, ठीक है। तो ये चीज है। देखो मल्टीपल क्यों बोल रहा है, जैसे बोल रहे हो मल्टीपल, मतलब एक करेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहा है तो मल्टीपल हो गया। कोडोमिनेंस का मतलब एक से ज्यादा या फिर एक से दो, मान लो कोई दो चीज एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, वो कोडोमिनेंस। तो दोनों ब्लड ग्रुप में दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये चीज है। और बोलो।
इसको पहले नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे। नोट करके बताओ जल्दी। हो गया सर। हो गया ना कंप्लीट? ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो डाउट है वो पूछ सकते हो। सर क्लोन का थोड़ा अच्छा से लिखा दीजिएगा ना। हाँ लिखा देंगे। देखो क्लोन में बस एक ही चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर जो होगा वही क्लोन होगा, बस यही डिफिनेशन फिर भी लिखवा देंगे। हम सारा लिखवाएंगे, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन लिखाना, उसका सिग्निफिकेंस लिखाना, फिर देन ये सब लिखाना था, लेकिन डिफरेंस हम इसलिए नहीं लिखवाएंगे क्योंकि ये डिफरेंस को याद रखोगे तो सब जगह काम आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज को लिखने में कोई ये नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास तुम्हारा रिप्रोडक्शन का प्रॉपर वे में डिफिनेशन, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे क्या क्या वो फैक्टर्स को मेंटेन करता है, ठीक है, वो चीज उसको समझाएंगे भी, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर उसके बाद जब फ्यूजन होगा तो अलग अलग एक्सचेंजिंग होता है, वो सब चीज उसमें है, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्टरी था आज, ठीक है ना। ठीक है, और कुछ इसमें